नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे झारखंड वाला जो हमारा सीरीज़ चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग अगले यानी पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो देखने वाले हैं उसको यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको देखिए। तो यहाँ पे हम लोग करीब इतने टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से झारखंड के देखेंगे हम लोग कि जो गृह मंत्री द्वारा जो विशिष्ट अभियान पदक दिया गया है इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित अगला हम लोग महिला एशियन जो भी यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर बात करेंगे कि जो तितली पार्क यहाँ पर उद्घाटन हुआ है उसके बारे में। फिर देखेंगे कि जमशेदपुर का जो XLRI है वहाँ पर एक POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में देखेंगे क्या हुआ था। खेलो झारखंड 2023-24 संपन्न हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के सबसे संबंधित एक करेंट अफेयर्स है। इसके अलावा कुछ योजनाएं का उद्घाटन हुआ है, उनको हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री इसी समय में आए हुए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है उसको देखेंगे। इसके अलावा देखिए देवघर एयरपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देवघर एयरपोर्ट भी न्यूज़ में रहा है, तो इस पर भी डिस्कशन होगा। इसके अलावा झारखंड में आप देख सकते हैं 1950 के जिला व थाना क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे बात किया गया है कि जो CNT है ये न्यूज़ में रहा है, तो इसको देखेंगे। कोडरमा में लिथियम भंडार मिला है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा नदियों के कछार में की जाएंगी हीरे की खोज, इसके बारे में देखेंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। बरहेट में एक योजना की शुरुआत की गई, उसके बारे में बात करेंगे। पाकुड़ में कुछ योजनाएं हैं और फिर हर घर नल जल योजना है। तो इस तरह से ये हमारा करंट अफेयर्स का कुल मिला के पॉइंट्स है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो भी आपके काम का होगा और जो भी वीडियो डालेंगे वो काम के ही होंगे और फालतू वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं। देखिए झारखंड के 7 IAS अधिकारियों को यहाँ पर और 16 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक से नवाजा गया, तो इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा कि झारखंड से कितने IPS अधिकारी हैं, तो IPS हैं 7 और पुलिसकर्मी कितने हैं, तो 16 हैं। कहाँ से इनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023 के अंतर्गत इनको दिया जाएगा। और ये किस लिए दिया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे चल रहा था ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो इस ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए दिया जा रहा है। अब सवाल है कि ये ऑपरेशन ऑक्टोपस है क्या, तो देखिए लातेहार व गढ़वा ज़िले में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बूढ़ा पहाड़ है, तो इस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इन्हीं के खिलाफ ये 18 अगस्त 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक ये ऑपरेशन चलाया गया था, जो सफल भी हुआ था। इसी वजह से इन 7 IPS अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया जा रहा है। अब सवाल है कि ये जो 7 IPS अधिकारी हैं ये कौन कौन है, तो इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी 16 पुलिसकर्मियों को देखने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि इस अभियान के जो ADG थे वो हैं संजय आनंद राव लाटकर, तो इनको दिया जाएगा। इसके अलावा अमोल विनुकांत होमकर हैं, पलामू राजकुमार लकड़ा हैं, DIG रांची अनूप बिरथरे हैं, तत्कालीन SIB DIG हैं, और शिवानी तिवारी हैं, वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। लातेहार के SP अंजनी अंजन हैं और गढ़वा में हैं अंजनी कुमार झा। तो इस तरह से ये कुल 7 हो गए जिन्होंने इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई है और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। बाकी इसमें कई पुलिस अधिकारी और हैं, तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इन 7 में से 6 का फ़ोटो यहाँ पर दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। ये जो महिला है इनका आप नाम जरूर याद रखिएगा, शिवानी तिवारी। हो सकता है कि इनका नाम पूछ दिया जाए, तो शिवानी तिवारी एक ही महिला है इसमें, तो जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे है कि झारखंड नेशनल फिल्म जो फेस्टिवल है इसका आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये 4था संस्करण था, ठीक है, 4था संस्करण है झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का। हुआ कहाँ है, जमशेदपुर में हुआ है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस्टिवल के संरक्षक कौन है, पूर्वी घोष। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर देश विदेश की करीब 200 फिल्में आई, जिसमें से 60 फिल्मों को दिखाया गया प्रदर्शन के लिए, और 60 फिल्मों को 7 दिनों के अंदर दिखाया जाना था उस समय में, ठीक है। और ये हो कहाँ रहा था, तो ये फिल्म अवार्ड समारोह XLRI टाटा ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में आयोजित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर बॉलीवुड की जो अदाकारा हैं राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री हैं मंदाकिनी, और झारखंड की लोक गायिका पद्मश्री मुकुंद नायक, ये लोग मौजूद थी। तो मुकुंद नायक का नाम तो एकदम याद रखिएगा। मंदाकिनी को अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो झारखंड की ये कौन है, लोक गायिका हैं जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, और नाम है मुकुंद नायक। हो सकता है कि ये जेपीएससी में देखने को मिल जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जेपीएससी बनाता है। आगे देखें तो यहाँ पे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, इस तरह के कई अवार्ड्स दिए गए। और यहाँ पे एक ट्राइबल फैशन शो भी चला, ठीक है, जिसमें आदिवासी जो बालिकाएं हैं रैंप वॉक वहाँ पर करी, और झारखंड के सिने कलाकारों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो यही है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। इसमें पद्मश्री मुकुंद नायक है और इसका लोकेशन जमशेदपुर है, 4था संस्करण है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड महिला एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। तो भारत ने नंबर 1 पर रहकर इस लीग स्टेज का समापन किया है। अब देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है ये रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जो एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे झारखंड महिला एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी चल रहा था। और यहाँ पे कोरिया को इसने क्या किया है, 5-0 से हराया, और लगातार 5वीं जीत दर्ज की है, और अंक तालिका में नंबर 1 पर रहकर ग्रुप चरण में अपने अभियान को समाप्त किया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय टीम जो है वो 1 नंबर पर रही है, ठीक है। और मेज़बान भारत के लिए देख सकते हैं सलीमा टेटे ने 6ठे और 36वें मिनट में, जबकि नवनीत कौर हैं इन्होंने भी गोल किया है। तो सलीमा टेटे का नाम आप जानते हैं, इनको अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा 1-2 नाम और है, इसमें वंदना कटारिया का नाम भी काफ़ी फेमस है, इन्होंने भी गोल किया है। और एक नेहा है, इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। इसके अलावा भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, कई टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाई, और सेमीफाइनल में जो भारत का सामना होने वाला था जापान के साथ, तो ये है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा मलेशिया को इसने हराया था, तो ये सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी, तो इसको रहने दीजिए। कुछ चीज़ें इसमें और हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 के बाद अपने पहले खिताब की तलाश में है भारत, ठीक है। और भारतीय टीम अब 2013 हो, 2018 हो, यहाँ पे रजत पदक ऑलरेडी जीत चुकी है। तो यहाँ पे भारत जो है अगले पदक की तलाश में है। तो यही है, और कुछ खास इसमें नहीं है। बाकी जो पिछले मैचों में कौन जीता कौन हारा वो सारा डिटेल है, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भारत ने जीता झारखंड महिला एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023। तो इसको देखिए कहाँ चल रहा था ये, तो रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह जो हमने अभी पढ़ा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में ये चल रहा था झारखंड महिला एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। और इसमें भारत ने जापान को 4-0 से हरा दिया है, जो कि हमने पीछे देखा, उसी का ये अगला है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत व जापान के बीच फाइनल देखने पहुँचे थे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड महिला एशियन चैम्पियनशिप जो ट्रॉफी है ये रांची 2023 का फाइनल मुकाबला जीतकर दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने। तो यहाँ पर दूसरी बार गोल्ड मेडल भारत को मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा कि रजत पदक भारत 2 बार जीत चुका है। और स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को ये पैसे वैसे मिलेंगे, तो ये रहने दीजिए। और यहाँ पे 1-2 नाम है, इनको याद रखिएगा, जैसे संगीता कुमारी, इन्होंने गोल किया था, जिनका नाम है। नेहा को हमने पीछे भी देखा था, यहाँ भी नाम है। इसके अलावा लाल रेम सियामी, तो ये भी है। और वंदना कटारिया को भी हमने पीछे देखा था, तो वंदना कटारिया का भी नाम आपको ध्यान में रखना। ये सारे हॉकी प्लेयर हैं, और हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। तो भारत ने यहाँ पर हरा दिया है जापान को और जीत लिया है झारखंड महिला एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023, जो कि रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा था। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट और देख सकते हैं कि भारत की इस संस्करण में 7 मैच कुल खेला है और लगातार 7वीं जीत थी, ठीक है। और संगीता कुमारी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 गोल किए थे। तो संगीता कुमारी का नाम टॉप स्कोरर में है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारी टीम रही जो कि चैम्पियन बनी है। अब आते हैं, और मांझी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बना है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, झारखंड वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो कि अभी झारखंड के मुख्य सचिव बन गए हैं, कल हमने देखा था, तो इन्होंने झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसी के तत्वाधान में, और मांझी का जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है, जिसको बिरसा चिड़ियाघर भी हम लोग कह देते हैं, तो वहाँ पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का उद्घाटन किया। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक पुस्तक भी, इसका भी विमोचन इन्होंने किया था। और ये काफ़ी बड़ा है तितली पार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 एकड़ में बना है ये।
और चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंदर इसको रखा जाएगा और इसमें कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं तितलियों की वो रखी जाएगी, जिनमें ट्विन कोस्टर है, सार्जेंट है, बुश ब्राउन है, बैरोनेट है, प्लेन टाइगर्स है, लेमन पैंसी है, कॉमन सेलर है, इस तरह से कई हैं। ठीक है। और पार्क में एक अनुकूलन, जैसे अब किसी भी चीज़ को अगर रखा जाता है तो उस हिसाब का उसको वैसा वातावरण देना पड़ता है, तो वो अनुकूलन वातावरण वहाँ पर दिया जाएगा। और उसके लिए कंजर्वेटरी भी बनाई गई है, सर्वेक्षण किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये और मांझी में ही है भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई स्तनधारी सरीसृप पक्षी वो सब दिखाई देते हैं। 83 प्रजाति के लगभग 1450 जानवर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था तो देख लीजिए, भगवान बिरसा जैविक उद्यान का 2017 में मुख्यमंत्री और वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने इसकी आधारशिला रखी थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जमशेदपुर का जो XLRI है, यहाँ पर POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस जो है 2023 हुआ है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, आप जानते हैं जमशेदपुर, और ये एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका नाम है XLRI। और इसके डायरेक्टर कौन है तो फादर S जॉर्ज। तो इन्होंने बताया है कि जो POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023 है उसका आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के अलावा अमेरिका हो, UK है, चाइना है, कोलंबिया है, कनाडा है, करीब 300 से अधिक प्रतिनिधि इन सारे देशों से आने वाले हैं। इसके अलावा कई IIT से, IIM से, ISB से, हर जगह से, बिजनेस स्कूल से प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। और इसमें जो भी विद्वान हैं, उद्योग विशेषज्ञ हैं, उनके बीच में इनोवेशन को लेकर यहाँ पे चर्चा चलेगा कि किस तरह से इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। तो यही है और कुछ खास नहीं है। और कार्बन जो न्यूट्रलिटी है, कार्बन तटस्थता है, इस पर बात चलेगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ESG को बढ़ाना, इन सारी चीज़ों पर एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर स्पेशली चर्चा है। तो याद रखिएगा कि जो POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, जमशेदपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो XLRI यहाँ पर हुआ है। अब आ जाइए, सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा और साकेत ने नया रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड जीता है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है कोयम्बटूर में। और ये कौन है तो 38वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। और झारखंड के 2 खिलाड़ी हैं, आशा किरण बारला। इनको पहले भी हम जो करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया था JSSC वाले में, वहाँ पर भी हमने देखा था कि आशा किरण बारला ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो नया नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और साकेत मिंज हैं, इन्होंने भी नया रिकॉर्ड बनाया है और दोनों ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आशा किरण बारला जो है ये कहाँ की रहने वाली हैं तो याद रखिएगा, गुमला की रहने वाली हैं। ठीक है, ये गुमला की रहने वाली हैं। और इन्होंने, और ये हैं कौन तो एथलीट हैं, और 800 मीटर रेस को इन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 12 मिनट में पूरी कर ली है। ठीक है, सॉरी 2 घंटे 4 मिनट 12 सेकंड में पूरी कर ली है। सॉरी ये 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट 4 सेकंड है और 12 माइक्रो सेकंड है। तो 800 मीटर 2 घंटे में तो नहीं होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस है। तो ये 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट में इन्होंने किया है और इसी के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये अंडर 20 में बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं रांची के रहने वाले हैं साकेत मिंज। तो इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, 300 मीटर में 34 सेकंड में इस चीज़ को पूरा किया है। और झारखंड के एथलीटों ने कुल आप देख सकते हैं कि 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो और कौन बचे, जैसे 2 हमने देखिए गोल्ड वाले, 2 गोल्ड वाले और कौन कौन है तो देख सकते हैं। जैवलिन थ्रो में है जामताड़ा की रहने वाली सविता मुर्मू और रांची साई के विशाल कुमार है। इन्होंने बालक अंडर 20 ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 नाम और याद रखना है आपको। एक तो आशा किरण बारला हो गया, दूसरा हमने रांची के साकेत मिंज को देखा, तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैवलिन थ्रो में कौन है तो जामताड़ा के हैं सविता मुर्मू और रांची साई के हैं विशाल कुमार। तो इन्होंने यहाँ पर अंडर 20 ट्रिपल जंप में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ खिलाड़ियों का नाम देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली हैं ममता मेरी मुर्मू। इसके अलावा बोकारो के रोशन हैं, लॉन्ग जंप में पूर्वी सिंहभूम के हिमांशु हैं, ट्राइथलॉन में गुमला के अनीत उरांव हैं। इन लोगों ने रजत पदक जीता है। और उसी प्रकार से अनीता उरांव है, अनीत उरांव, और हजारीबाग की प्रीति लकड़ा हैं, इन्होंने भी, और गुमला के अनुज बाखला। ये सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने पदक जीता है। जिसमें से 4 जो गोल्ड वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें आशा किरण बारला हैं, साकेत मिंज हैं, सविता मुर्मू जामताड़ा की हैं, विशाल कुमार हैं। तो इनको ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, और आशा किरण बारला कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं, मैंने पहले ही बताया। जैसे आप देख सकते हैं कि 2022 में असम गुवाहाटी में जो 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
इसके अलावा 23 में तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई शहर में एक 21वां नेशनल फेडरेशन कप हुआ था, जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 22 में कुवैत में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से कई गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं, गुमला की रहने वाली हैं। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यही जो इमेज में आपको दिखाई दे रही है, यही है आशा किरण बरला, ये जो इमेज है, ठीक है। और ये मिंज वाले। आगे बढ़ते हैं। खेलो झारखंड 2023-24 यहाँ पे संपन्न हुआ, इसके बारे में बात करें तो झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है, ये झारखंड शिक्षा परिषद परियोजना के तत्वाधान में रांची का जो खेल गांव है, जो स्टेडियम है, जहाँ पर उसका नाम है वीर बुद्धू भगत स्टेडियम, तो यहाँ पे एक तैराकी प्रतियोगिता का समापन किया है। और राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2023-24 प्रतियोगिता यहीं पर हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे 15,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। 29 अलग अलग खेल थे और एज ग्रुप था 14, 17 और 19, इस एज ग्रुप के यहाँ पर शामिल हुए। और 35,000 स्कूल यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे वगैरह हैं। इसके अलावा कई खेल हैं यहाँ पे, और सभी वर्गों में चयनित बच्चों के लिए 21 दिनों का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो लोग अच्छे से खेल पाएँ। तो यही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 42वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसमें झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ये नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, यहाँ पर ये हुआ है 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और यहाँ पे झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सपरिवहन मंत्री जो चंपई सोरेन उस समय में थे, ये वहाँ पर गए थे और भगवान बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना करके वहाँ पे एक झारखंड पवेलियन का उद्घाटन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चंपई सोरेन उस समय में क्या थे, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST OBC कल्याण सपरिवहन मंत्री थे। तो वही है कि यहीं पर G20 समिट के बाद प्रगति मैदान में इसको लगाया गया है। और इस वर्ष का मेले का थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम, जो कि G20 का भी था, तो वही था। और मेले में झारखंड को बनाया गया है फोकस स्टेट, इसीलिए पवेलियन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में है। और मेले में जो उद्योग निदेशालय झारखंड है, इसके द्वारा जो मंडप बनाया गया है, इसमें जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं जो झारखंड के, उसके 20 स्टॉल लगाए गए। और जो भी झारखंड में बनी वस्तु हैं, उनकी प्रदर्शनी और उनका क्रय उसी के माध्यम से किया जाएगा। और झारखंड सरकार के लगभग 14 विभागों के स्टॉल भी यहाँ पर मिलेंगे, जो विभाग के बारे में और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी वहाँ पे जानकारी चाहेगा उसको मिलेगा। अब आते हैं झारखंड स्थापना दिवस पे। आप देख सकते हैं 7,042 करोड़ रुपए की योजना की सौगात यहाँ पर दी गई है। तो रांची के मोराबादी में एक कार्यक्रम बुलाया गया था। राज्यपाल CP राधाकृष्णन थे और हेमंत सोरेन भी थे, और इन्होंने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, जिसमें कई नीतियां हैं। इसके अलावा परिसंपत्तियों का वितरण है, युवाओं को ऑफर लेटर है, खिलाड़ियों को भी कई अवार्ड यहाँ पर दिए गए। तो इसमें 37वें जो राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए पदक जीतने वाले जो भी खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा झारखंड ACI वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम रही है, तो इन लोगों को दिया गया यहाँ पर पुरस्कार। करीब 70 खिलाड़ियों को देख सकते हैं नगद पुरस्कार राशि दिया गया। इसके अलावा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, अबू आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इन सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। अबू आवास योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास विहीन परिवार हैं, जो कच्चे या फिर जर्जर आवास में रहते हैं, उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और टारगेट था कि 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। 2023-24 में 2 लाख, फिर 24-25 में 3.5, और फिर 25-26 में 2.5 लाख, इस तरह से आवास बनाए जाएंगे। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अबू आवास योजना यही है। ग्राम गाड़ी योजना जो शुरू हुआ है, ये क्या है, तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती जनजाति इलाके हों या तलहटी हो, वहाँ पे जो भी पंचायत, प्रखंड या अनुमंडल है या जिला मुख्यालय, तो उसको जोड़ा जाएगा, यानी सुलभ परिवहन सेवा वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। नाम से ही लग रहा है ग्राम गाड़ी, यानी गाड़ियों को वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा आप करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जो भी नागरिक हैं, विद्यार्थी हैं, दिव्यांग हैं, HIV संक्रमित हैं, या राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित जो महिलाएं हैं, और जो भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनको जो बसें चलेंगी वो उसमें निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 4 नई पॉलिसीज़ भी यहाँ पर लॉन्च की गई है, जो उद्यमियों को निवेश या प्रोत्साहन देने के लिए, जिसमें MSME देख सकते हैं प्रोत्साहन नीति 2023 है, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 23 है, झारखंड IT डेटा सेंटर और BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 है, और झारखंड का जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, निर्यात पॉलिसी है, वो भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ठीक है,
तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, 4 नई पॉलिसी हैं, याद रखिएगा, MSME, स्टार्टअप और IT और फिर निर्यात एक्सपोर्ट वाला। तो ये 4 पॉलिसीज़ का उद्घाटन हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में भी। अब आते हैं झारखंड में, लगभग देख सकते हैं 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर भी उद्घाटन हुआ है। तो वही है, 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जयंती था, तो झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी जी पहुंचे थे और झारखंड में रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी कई योजनाओं को यहाँ पर शिलान्यास किया था। अब नरेंद्र मोदी जो है झारखंड के खूंटी से प्रमुख सरकारी योजनाओं का सुनिश्चित करने के लिए एक विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ भी इन्होंने किया था। खूंटी ही क्यों चुना गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो उलिहाती गांव में हुआ था, और वो उलिहातू गांव कहाँ है? तो वो यहीं पर है, खूंटी में है। इसी वजह से यहाँ से शुरुआत हुई और विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हुई। और कई योजनाएं हैं जिसमें देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का एक नया परिसर बनाना हो, IIT IMS जो धनबाद है यहाँ पे एक नया छात्रावास खोला जाएगा, बोकारो में पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट डिपो बनाया जाएगा, हटिया, पकरा, तलगरिया, बोकारो, जारंगडीह, पतरातू खंडों में रेल पटरियों का यहाँ पर दोहरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी जो हैं इनको किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जोड़ा जाएगा। तो ये भी बात हुई और DBT के तहत पैसे भी भेजा गया इनको। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी DBT वाली योजना है, ठीक है। तो किसानों को सहायता देने के लिए इसको लाया गया है और इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं प्रति वर्ष, और ये 3 समान किस्तों में, यानी 2-2 हज़ार करके 3 बार ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी ने देखिए यहाँ पर एक और पहल की स्टार्ट करी थी, वो है PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये भी शुरू हुआ था और उद्देश्य वही है कि आदिवासी समूहों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। तो याद रखिएगा, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी शुरू किया गया है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए लो विजिबिलिटी में कमर्शियल विमान को लैंड करने वाला जो देवघर एयरपोर्ट है, ये पहला एयरपोर्ट बन गया। तो देवघर एयरपोर्ट जो है 3200 मीटर की विजिबिलिटी में भी कमर्शियल विमान को लैंड करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है, ठीक है। और देवघर एयरपोर्ट से स्पेशल VFR परिचालन पहली बार कमर्शियल उड़ानों के लिए शुरू किया गया, क्योंकि अभी नया नया एयरपोर्ट है, तो पहले कभी ये उड़ान हुआ नहीं था, पहली बार हुआ था। इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लो विजिबिलिटी में भी उड़ान जो है वो हो सकती है, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके काम की नहीं है। 1-2 पॉइंट है, जैसे कि VFR के संचालन के लिए देवघर में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जोन और अप्रोच कंट्रोल यूनिट बनाई जा रही है, ठीक है। यहीं पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और जो इस बार उसमें जुड़े हुए थे उनको ट्रेनिंग दी भी गई थी और ये ट्रायल वगैरह यहाँ पर हुआ है। तो यही है देवघर एयरपोर्ट, जानते ही आप। आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड में देखिए 1950 के जिला व थाना क्षेत्र के आधार पर CNT जमीन की हो सकेगी खरीद बिक्री, यानी हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में देखिए जनजाति परामर्शदात्री परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको TAC कहते हैं, इसकी एक बैठक हुई है और इसने कहा है कि CNT एक्ट के अंतर्गत जो 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, इस समय राज्य के भीतर जो जिले या थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत, अब देखिए CNT का धारा 46 यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो याद रखिएगा CNT का धारा 46 आपको डिटेल में पढ़ना है। तो उसी के तहत यहाँ पे खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान की सहमति दी गई है, यानी उस समय के भीतर जो झारखंड में रहे हैं उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। और 1950 में ऐसा आप जानते होंगे कि अविभाजित बिहार के झारखंड प्रक्षेत्र में 7 ही जिले मौजूद थे। ये 7 जिले कौन थे? तो संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम, धनबाद और सिंहभूम, यही जिले थे जो उस समय में थे। और TAC के प्रस्ताव पर सरकार कह रही है कि इन जिलों के विभाजन के बाद जिलों के लोग भी CNT एक्ट के जो भी प्रावधान उसमें किया गया उसके हिसाब से इन जिलों में ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये स्पेशली इन्हीं ज़िलों के लिए है, ये 7 जिलों के लिए। तो ये 7 जिलों को भी ध्यान में रखिएगा, संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम, धनबाद और सिंहभूम। और CNT एक्ट का धारा 46 को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अब इन जिलों को बांट कर ही आप जानते हैं 24 ज़िले बने हैं, तो इनके बंटने के बाद जो ज़िले हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और CNT के अंतर्गत आने वाले जो भी SC OBC वर्ग के बीच ज़मीन खरीद बिक्री का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। अब CNT एक्ट के मामले में आगे क्या हो सकता है? तो देखिए ये जो समिति है ये सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजेगी और ये गवर्नर को नहीं भेजेगी, क्योंकि गवर्नर को TAC से अलग किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो समिति है ये गवर्नर को नहीं भेजेगी, क्योंकि गवर्नर को इससे अलग रखा गया।
और 5वीं जो अनुसूची है ये टीएससी के कस्टोडियन गवर्नर होते हैं। आप जानते होंगे कि 5वीं अनुसूची में गवर्नर को ही हेड बनाया गया इस चीज़ को लेकर। और लेकिन राज्य सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है और इसमें कहा गया है कि गवर्नर को ये चीज़ें नहीं भेजी जाएगी। ऐसे आप 5वीं अनुसूची की अगर बात करें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर ही हेड होंगे। और सीएनटी एक्ट में सरकार कोई संशोधन करती है तो उसे विधानसभा में पारित कराना होगा। विधानसभा से पारित होने के बाद ही इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, ये आप जानते हैं। तो इस तरह का प्रावधान सरकार लाने के चक्कर में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कोडरमा जिला में देखिए लिथियम का भंडार मिल गया है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, याद रखिएगा, जनार्दन प्रसाद है। तो इन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि कोडरमा जिले के भविष्य में कोडरमा जिले को क्या कहा जाता है, तो भविष्य का खजाना कहा जाता है। कोडरमा को नहीं कहा जाता, लिथियम को कहा जाता है कि भविष्य का खजाना है, क्योंकि लिथियम का प्रयोग ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। तो कहा गया है कि कोडरमा जिले में लिथियम का भंडार हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोडरमा में माइका के साथ साथ लिथियम का भंडार भी है और अब लेवल 3 की खुदाई होगी, उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 2050 तक देश में बैटरी का निर्भरता काफ़ी बढ़ने वाला है, इसी वजह से लिथियम काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए लिथियम को लगातार खोजा जा रहा है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में खोजा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान के भिलवाड़ा, फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी बताया गया है कि यहाँ पर भी मिलेगा, और मध्य प्रदेश में भी इसकी खुदाई हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और महानिदेशक ने बताया कि जो लिथियम की खुदाई की तकनीक है वो किसके पास है, चीन के पास है, यानी वही इस चीज़ को खोदता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जीएसआई धनबाद के सिम्फर, IIT, IIM जो भी हैं, इनके साथ एक समझौता किया गया है और बताया गया है कि आप लोग इस तरह का खुदाई तकनीक को डेवलप कीजिए और इसके लिए भारत सरकार आपको फंड मुहैया करेगी। तो यही है। और भारत सरकार ने महानिदेशक ने बताया कि तमाड़ में 2 जगहों पर सोने की खदान भी बताया है। पूर्व में आप देख सकते हैं कि झारखंड के सोने की 2 खदानों का पता चला था, तो यहाँ पर और 2 सोने की खदानों का पता चला है। अब आ जाइए, झारखंड की नदियों के कछार में हीरे की खोज की भी अनुमति यहाँ पर दी गई है। तो झारखंड के रांची और पलामू प्रमंडलीय जिलों की कई नदियों के कछार में ऐसा कहा जा रहा है कि हीरा मौजूद है, और केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इसको स्वीकृति भी दे दिया। अब देखिए, इसका जो 2019 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है, इसने पहले ही परियोजना तैयार कर लिया था। और मुगल शासन में आपने देखा होगा कि जहांगीरनामा, यानी जहांगीर जो है इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान इसीलिए देता था क्योंकि उसको लगता था कि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीरा है। ठीक है, तो जहांगीरनामा से लेकर 1917 तक जो भी प्रसिद्ध पुस्तक हैं उसमें झारखंड के डायमंड रिवर का नक्शा बनाया गया और उसमें बताया गया कि यहाँ पे भारी मात्रा में डायमंड हो सकता है। और फ्रांसीसी यात्री जब टैवर्नियर आया था, इसकी जो पुस्तक है उसमें भी लिखा गया है कि छोटा नागपुर में डायमंड रिवर के पास अगर खोजबीन होती है तो वहाँ पे भारी मात्रा में मिलेगा। उसी के आधार पर रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं उन पर फोकस किया जाएगा, जिनमें कोयल और शंख नदी पर ज़्यादा फोकस है। और स्वर्ण रेखा नदी आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में भी कहा जाता है, उसका नाम भी उसी वजह से पड़ा है। हालांकि वो गोल्ड के लिए, तो वहाँ पे गोल्ड के लिए खेती होती है, लेकिन डायमंड मेनली इन्हीं क्षेत्रों में खोजा जाएगा। नदी के किनारे जहाँ भी ऐसा कहा जाता है कि ज़मीन से कीड़ा, मूसा या दीमक पाए जाते हैं, तो उन्हीं स्थानों पर ये सर्वेक्षण होता है, वहाँ से अंदाज़ा लगता है कि होने वाला है। और देखिए, जहांगीरनामा का अनुवादक कौन है, तो मुंशी देवी प्रसाद, और दूसरे अनुवादक हैं ब्रज रत्न दास। तो इनकी पुस्तकों में भी लिखा गया है कि रांची की शंख नदी के किनारे छोटे बड़े दानों में हीरे पाए जाते हैं। और तुजुके जहांगीरी के अनुवादक हैं डॉक्टर मथुरा लाल शर्मा। तो इन्होंने भी पुष्टि की है कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में जो हीरे हैं वो पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नाम भी देख लीजिएगा। तुजुके जहांगीर के अनुवादक कौन है, तो ये हैं मथुरा लाल शर्मा, और जहांगीरनामा के अनुवादक कौन है, तो ये हैं मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एच कुपलेन है, इन्होंने बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मानभूम में नागवंशीय के क्षेत्राधिकार में हीरा होने की बात लिखी है। और बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रांची में MG हैलेट ने रांची की शंख नदी के कछार में, MG हैलेट का आपने नाम सुना होगा, तो रांची की शंख नदी के कछार में हीरा होने के इन्होंने भी उल्लेख किया है। और भी कई पुस्तकें हैं। जॉन डाउसन की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन। तो यहाँ पे भी शंख नदी की बात की गई, यानी शंख नदी के आसपास में हीरे की बात लगभग हर पुस्तक में की गई है। कर्नल डाल्टन ने भी किया है इथनोलॉजी ऑफ बंगाल में। इसके अलावा ट्रेवेनियर की पुस्तक है ट्राइबल्स इन इंडिया, तो इसमें भी की गई है। एक CF जॉर्ज की पुस्तक है वाटर डिक्शनरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इसमें भी। और वी वाल द डायमंड्स, कोल एंड गोल्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कई पुस्तक हैं जिसमें बताया गया है। उसी के आधार पर
यहाँ पर झारखंड में हीरों की खोज की जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बरहट में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बरहट है कहाँ पे, तो साहबगंज के जो साहेबगंज है वहाँ पे बरहट है, और गोपालडीह पंचायत वहाँ पर है, वहीं से शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और इसमें वही है कि पंचायतों का शिविर वगैरह लगाया जाएगा, और इसमें कई कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत हुई है। और ये कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर लगातार किया जा रहा था। उस समय में हमने पीछे भी देखा था कि ये कार्यक्रम कई जगहों पर हुई थी, और ये राज्य सरकार का 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कई योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई, जैसे अबुआ आवास योजना के बारे में, बिरसा सिंचाई कूप योजना हो, सामुदायिक और व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित मामला हो, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, तो इन सारी योजनाओं की बातें यहाँ पर की गई। सर्वजन पेंशन योजना हो, या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम विभाग अंतर्जन श्रमाधान पोर्टल जो है, प्रवासी पंजीकरण, राज्य अभिलेखों में संशोधन है, आधार एवं राशन कार्ड है, बिजली बिल है, तो ये सभी चीज़ों की बात की गई यहाँ पर कि इसको थोड़ा त्वरित किया जाएगा। इसके अलावा साइकिल के लिए नगद हस्तांतरण की बात की गई, और भी कई योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को ज़रा देख लीजिएगा, जैसे कि बिरसा सिंचाई है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन है, पशुधन विकास है, अबुआ वीर दिशोम अभियान है। ये सारे योजनाओं को यहाँ पर शिलान्यास किया गया, और ये इसके बारे में बताया गया कि किस तरह से लाभ पहुँचाया जाएगा लोगों के बीच में। कल्याण मंच स्थापित करने की बात की गई कि कल्याण मंच स्थापित किया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को आईडी कार्ड, धोती, साड़ी, लुंगी, कंबल, ये सब का वितरण भी करने की बात हुई थी। तो ये उतना काम का नहीं है, बस ध्यान यही रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है, तो साहेबगंज के बरहट जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है, और कई योजनाएं हैं यहाँ पर, उनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ की 118 परियोजनाएं यहाँ पर भी चली है, और वही कार्यक्रम है जो हर अलग अलग जिलों में हो रहा है। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा यही है, और यहाँ पे भी जो भी योजनाएं उधर हमने देखा उन्हीं सारे योजनाओं को डिस्कस किया गया है, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, हर घर नल जल में पाकुड़ और गुड्डा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल जल योजना है, इसमें झारखंड का जो पाकुड़ है और जो गुड्डा जिला है, ये देश का सबसे पिछड़ा जिला कहा गया है इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जो पाकुड़ जिला है, यहाँ पे मात्र 11.33% घरों तक ही नल से जल पहुँचा है, जबकि कुल घर देख सकते हैं आप करीब 2.25 लाख है, तो बहुत ज़्यादा कम है। और गोड्डा में भी वही हाल है, लगभग 18% जो घर है वहीं पर नल से जल पहुँचा है, बाकी घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और झारखंड का अगर सिमडेगा जिला की बात करें तो राष्ट्रीय औसत तक इसकी प्रगति पहुँच गई, यानी यहाँ पर 70% घरों में नल का जल पहुँच चुका है। तो सिमडेगा झारखंड में आपको सबसे आगे दिखाई दे रहा है इस मामले में। और देश में हर घर जल योजना आप देख सकते हैं कि 71% एरिया में पहुंच चुकी है, जबकि झारखंड में 25% पीछे, यानी झारखंड में 46% घरों में ही अभी तक शुद्ध जल से पानी पहुंच पाया है। और 54% आबादी पानी के लिए अभी भी आप देख सकते हैं कि चापाकल, कुआं, नदी, नालों और अन्य प्राकृतिक जो स्रोत हैं वहाँ पर निर्भर करती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि प्रगति काफ़ी हुई है, अभी तक लगभग 8 लाख घरों में शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये आज का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि टाइम बर्बाद किया है, जो काम का चीज़ था वही मैंने पढ़ा है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर JPSC क्वेश्चन पूछता है तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी मैंने यहाँ पर बताया उसको रिवाइज़ कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ और कुछ अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, ताकि जो एग्ज़ाम है और बेहतर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।